आइए साथियों, आज हम स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी के नोट्स के माध्यम से राजस्थान ज्योग्राफी के मृदा सेशन को हम देखेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि मृदा क्या होती है, मृदा का वर्गीकरण क्या है और मृदा की राजस्थान में प्रमुख समस्याएं क्या हैं। सबसे पहले हम जानते हैं मृदा क्या है। तो देखिए, पृथ्वी की जो ऊपरी सतह है, जो पृथ्वी की जो क्रस्ट है, तो पृथ्वी की ऊपरी सतह पर असंगठित जो चट्टानें हैं, उनकी परत को क्या कहते हैं? मृदा कहते हैं। मतलब हम पृथ्वी को देखें तो पृथ्वी की सबसे बाहरी परत जिसको हम क्रस्ट कहते हैं, उसके बाद में मेंटल है, उसके बाद में कोर है। मैं आपसे ये कहूं कि क्रस्ट का सबसे ऊपरी वाला भाग, ये ऊपरी वाला भाग क्रस्ट है, ये जिसको हम भूपर्पटी के नाम से जानते हैं। तो क्रस्ट का सबसे ऊपरी भाग जो असंगठित रूप से है, यहाँ पर जो चट्टाने हैं वो असंगठित रूप से हैं। असंगठित चट्टानों की परत को क्या कहा जाता है? मृदा कहा जाता है। और मृदा का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में होता है उसे पेडोलॉजी कहते हैं। अब बात करते हैं मृदा के वर्गीकरण को लेकर। तो देखिए, हम यहाँ पर देखेंगे कि पूरे भारत की मृदा और फिर राजस्थान की मृदा। तो भारत में मुख्य 8 प्रकार की मृदा पाई जाती है और लगभग 27 प्रकार की अन्य प्रकार की मृदाएं होती हैं जो गौण रूप से। फिर ये आईसीआर के द्वारा हैं। राजस्थान में बात करें तो राज्य कृषि विभाग है, उनके अनुसार 14 मृदाएं हैं और वैज्ञानिक के द्वारा वैज्ञानिक वर्गीकरण है वो 5 प्रकार की मृदाओं को बताता है। तो राजस्थान में कृषि विभाग मृदाओं की क्लासिफिकेशन को 14 ग्रुप्स में डिवाइड करता है, जबकि साइंटिफिक अगर इनका देखें क्लासिफिकेशन तो केवल कितना है? 5। अब यहाँ पे जिन संस्थाओं का नाम आया, जैसे आईसीआर। आईसीआर क्या होता है? इसका फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, मतलब भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, जिसकी स्थापना 1929 में नई दिल्ली में की गई। और दूसरा जो यहाँ पे आया वो यूएसडीए आया। यूएसडीए का मतलब है यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। अब जब भी यूनाइटेड स्टेट की बात आती है तो ये यूएसए में आपको देखने को मिलेगा और वहां पे वाशिंगटन डीसी है, उसमें इसका क्या है? क्लासिफिकेशन। वहां इसका क्या ऑफिस है, मुख्यालय है। तो यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के अकॉर्डिंग मृदाओं का वर्गीकरण 5 भागों में किया है। राजस्थान कृषि विभाग ने इसे 14 भागों में बताया है। ठीक है, अब सबसे पहले हम राजस्थान राज्य कृषि विभाग की बात करें तो राज्य कृषि विभाग को देखें। राज्य कृषि विभाग के द्वारा या राज्य कृषि विभाग राजस्थान की मृदा को 14 भागों में बांटता है। कितने भागों में बांटा है? 14 भागों में। मतलब राजस्थान कृषि विभाग के अनुसार राजस्थान में जो मृदाएं हैं वो कितने प्रकार की हैं? 14 प्रकार की, 14 टाइप। चलिए मैप में ही देख लेते हैं। इसे सबसे शीर्ष में उत्तरायण में हम देखते हैं तो पहला जिला आता है हमारा गंगानगर। गंगानगर के अंदर जो मृदा है वो एक तो सोई या साई मृदा है, दूसरी है रेवेरीना। सोई और रेवेरीना। अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान के किस जिले के अंदर रेवेरीना मृदा पाई जाती है, तो रेवेरीना मृदा श्री गंगानगर में पाई जाती है। तो श्री गंगानगर में साई और रेवेरीना 2 प्रकार की मृदाएं हैं। बीकानेर की बात करें तो बीकानेर में जिप्सी फेरस मृदा का प्रकार पाया जाता है। और बीकानेर जैसलमेर वाला जो इलाका है, दोनों को मिलाकर, तो वहां पर कैल्सी ब्राउन मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है। और हम शेखावाटी रीजन की बात करें और साथ में थोड़ा सा अलवर, जयपुर, अजमेर और नागौर को भी शामिल कर लें तो झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर, अजमेर, नागौर के अंदर नॉन केल्सिल ब्राउन मिट्टी पाई जाती है। कौन सी? नॉन केसिल ब्राउनी मिट्टी। नॉन केसिल ब्राउनी मिट्टी, याद रखना। कौन सी? नॉन केसिल ब्राउनी मिट्टी पाई जाती है। अजमेर, भीलवाड़ा में नवीन भूरी मिट्टी देखने को मिलेगी। इसके अलावा
उदयपुर और कोटा जो पर्वतीय इलाका है, तो वहां पर पर्वतीय मिट्टी देखने को। और जो दक्षिणतम जिले हैं, जो दक्षिण वाले जिले हैं, जो पहाड़ी क्षेत्र भी हैं और वहां पे वर्षा भी ज्यादा है, तो वहां पर आपको रेड लोम या लाल चिकनी मिट्टी देखने को मिलेगी। बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। यहाँ कृषि विभाग के अनुसार जिन मृदाओं की हमने बात की, उनमें मोटे तौर पे हमने देखा जो मृदाएं हैं, कौन सी मृदा कहां पर मिलती। अब आगे देखें थोड़ा सा, 9वें प्रकार को देखें, क्योंकि हमने 14 भागों में विभाजित किया, तो 9वां प्रकार जो है वो जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और जोधपुर और शेखावाटी अंचल में जो मृदा पाई जाती है वो मरुस्थलीय मिट्टी है। इसके अलावा जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और जोधपुर में देखें तो मरुस्थलीय बालू का स्तूप मिट्टी देखने को मिलेगी। अगर हम बात करें अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, दौसा और सवाई माधोपुर, तो ये इलाका नदी बहाव क्षेत्र आता है, तो नदियों के द्वारा जलोढ़ मिट्टी बनती है, तो ये नवीन जलोढ़ मिट्टी का उदाहरण है। अगर हम बात करें राजसमंद, चित्तौड़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर की, तो यहाँ पे पीली भूरी मिट्टी देखने को मिलेगी। और अगर बात हो पाली, जालौर, सिरोही, जोधपुर और नागौर की, तो ग्रे ब्राउन या ग्रे ब्राउन जलोढ़ है वो आपको देखने को मिलेगी। और आखिरी जो मध्य गहरी काली मिट्टी है, ये कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ में देखने को। तो राजस्थान कृषि विभाग ने पूरे राजस्थान की मिट्टियों के प्रारूप को देखा और उन्हें 14 भागों में विभाजित किया। अब हम देखते हैं मृदा का वैज्ञानिक वर्गीकरण। तो मृदा का वैज्ञानिक वर्गीकरण यूएसडीए द्वारा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा दिया गया। तो मृदा का वैज्ञानिक वर्गीकरण है वो यूएसडीए द्वारा दिया गया, जिसका मुख्य आधार मिट्टी के कणों का आकार है। ये याद रखना कि अगर मृदा के वर्गीकरण की बात की जाए, तो मृदा के वैज्ञानिक वर्गीकरण या मृदा के वर्गीकरण का वैज्ञानिक जो आधार हमने रखा, उसका मूल आधार क्या है, तो मिट्टी के कणों का आकार, छोटे कणे वालों है, बड़े कणे वालों है, कैसी है मिट्टी, उसके आधार। तो वैज्ञानिकों ने मिट्टी के कणों के आधार पर इसको 5 भागों में विभाजित किया। जैसे पहले नंबर पे लिखा एरिडोसोल, दूसरे नंबर पे एंटीसोल, फिर एल्फीसोल, फिर लिखा है एनसेप्टिसोल और फिर वर्टिसोल। तो वैज्ञानिक आधार पर मृदा का वर्गीकरण है, जो कणों के आकार के आधार पर रखा है, वो 5 भागों में विभाजित किया। ध्यान से सुने, एरिडोसोल, एंटीसोल, एल्फीसोल, इंसेप्टिसोल और वर्टिसोल। आपसे पूछा जा सकता है वैज्ञानिक आधार से मृदा का वर्गीकरण। अब हम देखें कि इस वैज्ञानिक आधार पर राजस्थान में कहां कौन सी मृदा पाई जाती है। देखिए, ये इलाका आपको शुष्क रेतीला मरुस्थल देखने को मिलता है। तो शुष्क रेतीले मरुस्थल के अंदर मतलब 0 से 20 डिग्री सेंटीमीटर वर्षा रेखा जो है, इसमें शुष्क रेतीला मैदान है। पश्चिमी रेतीले मैदान को 2 भागों में बांटा हमने देखा, एक तो शुष्क है और एक अर्ध शुष्क। तो शुष्क रेतीले मैदान के अंदर जो मृदा आपको देखने को मिलती है, वो एरिडोसोल देखने को मिलती है। वैज्ञानिक आधार पर मृदाओं के वर्गीकरण को समझ रहे हैं। और 20 डिग्री से 20 डिग्री समवर्षा रेखा से 20 सेंटीमीटर, डिग्री नहीं सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा से लेकर इधर 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा मतलब अरावली तक चले, तो इस पूरे इलाके में आपको एंटीसोल देखने को मिलेगी। कौन सी मृदा देखने को मिलेगी? एंटीसोल मृदा। और ये जो इलाका है, अरावली के पूर्व वाला जो इलाका आपको देखने को मिलता है, यहां पे एल्फीसोल मृदा देखने को मिलेगी। और दक्षिणी भाग में आपको वर्टिसोल देखने को मिलेगी और एनसेप्टिसोल देखने को मिलेगी। तो आपने इसको मोटे तौर पे समझ लेना है कि एरिडोसोल और एंटीसोल ये अरावली के पश्चिम में है, और उसके बाद में 3 भाग, जो दक्षिणतम भाग है वो एंटीसोल और इंसेप्टिसोल है, और अरावली के जो पूर्वी भाग में जो मृदा है वो एल्फीसोल है। तो वैज्ञानिक आधार पे हमने मृदाओं का वर्गीकरण जब देखा था, तो 5 भागों में विभाजित। अब बात करते हैं एक एक के बारे। एरिडोसोल, तो एरिडोसोल मृदा का
राजस्थान में विस्तार आप देखेंगे बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर। और एरिडोसोल मृदा है, ये मुख्यतः किस जलवायु कटिबंध में या जलवायु जोन में देखने को मिलेगी? तो ये शुष्क जलवायु प्रदेशों में पाई जाती है। शुष्क जलवायु प्रदेशों में जो मृदा पाई जाती है वो कौन सी है? एरिडोसोल है, एरिडोसोल। और राजस्थान में शुष्क प्रदेशों में देखें तो बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर, इन इलाकों के अंदर एरिडोसोल देखने को मिलेगी। और एरिडोसोल मृदा के 4 सब क्लास और हैं, 4 उपभाग हैं। अब वो कौन कौन से हैं? तो केम्बो, ऑर्थिडस दूसरा है, केलसी ऑर्थिडस, और तीसरा है पेली ऑर्थिडस, और चौथा है सेल ऑर्थिडस। तो ऑर्थिडस एक मूल शब्द आया है और इसके पहले क्या क्या लग रहा है? केम्बो, केलसी, पेली, सेल। तो आप बोलेंगे केम्बो ऑर्थिडस, केलसी ऑर्थिडस, पेली ऑर्थिडस और सेल ऑर्थिडस। क्या जाना हमने कि एरिडोसोल मृदा है वो शुष्क जलवायु प्रदेश में पाई जाती है। राजस्थान में मुख्यतः ये बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर में देखने को मिलती है। और एरिडोसोल को 4 उपभागों में बांटा गया है, केम्बो, केलसी, पेली, सेल। केम्बो, केलसी, पेली, सेल मतलब केम्बो ऑर्थोडस, केली ऑर्थोडस, पेली ऑर्थोडस और सेल ऑर्थोडिस, ऑर्थोडिस। ओके, समझ में आया यहां तक? अब बात करते हैं एंटीसोल की। तो एंटीसोल मृदा है, ये अरावली के पश्चिमी भाग में देखने को मिलेगी। अरावली, ये पूरी अरावली पहाड़ी, इसके पश्चिम भाग में आपको यहां पर जो देखने को मिलती है कौन सी मृदा है? एंटीसोल मृदा है। और एंटीसोल मृदा का अगर जलवायु देखें तो ये शुष्क और अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश में देखने को मिले। तब आप समझिए, हमने आपको एक बात बताई, अगर आप समझते हैं, राजस्थान का भौतिक प्रदेशों का विभाजन हम जब आपको पढ़ा रहे थे तो हमने कहा था कि अरावली है, इसके पश्चिम भाग में अगर आप देखें तो पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश पाया जाता है। और इस पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश को हमने 2 भागों में विभक्त किया। एक जहां पे बारिश 0 से 20 सेंटीमीटर होती है, उसको शुष्क प्रदेश कहा। और एक 20 से 40 जहां पर होती है उसको हमने क्या कहा? अर्धशुष्क कहा। तो शुष्क जो क्षेत्र है वहां पर जो मृदा आपने देखी वो एरिडोसोल देखी, और अर्धशुष्क जो क्षेत्र है वहां पर जो मृदा होगी वो कौन सी होगी? एंटीसोल। और राजस्थान में सबसे ज्यादा विस्तार जिस मृदा का है वो एंटीसोल मृदा है। अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान में किस मृदा का सर्वाधिक विस्तार है तो आप कहेंगे एंटीसोल। बात समझ में आई? और राजस्थान में सर्वाधिक पाई जाने वाली वैज्ञानिक मृदा पहली कौन सी है? एंटीसोल। और दूसरे नंबर पे कौन सी है? एरिडोसोल। याद रखना कि सर्वाधिक कौन सी पाई जाती है? एंटीसोल, उसके बाद में एरिडोसोल। याद रहेगा दोनों पॉइंट। तो राजस्थान में वैज्ञानिक आधार पर मृदाओं के विभाजन को देखें तो सर्वाधिक एंटीसोल फिर एरिडोसोल पाई जाती है। फिर तीसरे नंबर की बात आती है एल्फीसोल। एल्फीसोल मृदा है, यह आपको पूर्वी राजस्थान की ओर देखने को मिलेगी, मतलब अरावली के पूर्वी भाग में देखने को मिलेगी। अब अरावली का पूर्वी भाग है वो कैसा है? वो उपाद्र और आर्द्र दोनों की श्रेणी में आता है। उपाद्र का मतलब आप समझते हैं ना? देखो बात को समझो, मैंने 0 से 20 को क्या कहा? शुष्क का। 20 से 40 को क्या कहा? अर्ध शुष्क का। अब 40 से 60 के बीच का जो भाग आता है सेंटीमीटर वर्षा रेखा, वो क्या होता है? उपाद्र होता है। और 60 से 80 सेंटीमीटर जहां वर्षा होती है उसको क्या बोलते हैं? आर्द्र बोलते हैं। और 80 से 120 जहां पे वर्षा होती है उसको क्या बोलते हैं? अति आर्द्र बोलते हैं। तो अभी हम किसकी बात करें? एल्फीसोल की बात करें तो एल्फीसोल मृदा है वो उपाद्र और आर्द्र प्रकार की जलवायु में देखने को मिलती है। तो राजस्थान के अंदर पूर्वी जो भाग है राजस्थान का, अरावली का पूर्वी भाग स्पेशली, या राजस्थान का पूर्वी भाग देखें तो वहां पर आपको एल्फीसोल मृदा देखने को मिलेगी। याद रहेगा? तो उपाद्र या आर्द्र प्रकार की जलवायु में पाए जाने वाली मृदा एल्फीसोल है जो राजस्थान के पूर्वी भाग में। अब बात करते हैं इंसेप्टिसोल। तो इंसेप्टिसोल जो मृदा है ये अर्ध शुष्क और आर्द्र में पाई जानी, अर्ध शुष्क में भी पाई जाती है और आर्द्र में भी आपको देखने को मिलेगी। इसका मतलब ये राजसमंद,
पाली, उदयपुर, चित्तौड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रताप में देखने को। तो देखो, ये बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, ये डूंगरपुर, चित्तौड़, ये इलाके किस में आते हैं? ये आर्द्र जलवायु प्रदेश में आते हैं। तो ये इंसेप्टिसोल आपको यहाँ देखने को। अब बात करते हैं वर्टिसोल, जो राजस्थान के दक्षिणतम क्षेत्र जो हाड़ौती का पठार है वहां देखने को मिलेगी। तो वर्टिसोल है, ये हाड़ौती क्षेत्र मतलब कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, बहुत बार पूछा जाता है हाड़ौती क्षेत्र में पाई जाने वाली मृदा का प्रकार कौन सा है, तो आप कहेंगे किस प्रकार की मृदा? वैज्ञानिक दृष्टिकोण से वर्टिसोल मृदा पाई जाती है और जलवायु की दृष्टि से ये आर्द्र और अति आर्द्र प्रदेश में पाई जाने वाली। ये काली और चरनोजम मिट्टी होती है। कैसी मिट्टी होती है? काली मृदा ये होती है। अब बात करते हैं, ये तो वैज्ञानिक आधार देखा। अब हम सामान्य आधार पर राजस्थान की मिट्टियों के अध्ययन को समझते हैं। सबसे पहली बात, बलुई या रेतीली मृदा। देखो, बलुई या रेतीली मृदा है, इसके उपनाम क्या है? तो आप कहेंगे शुष्क मिट्टी या प्यासी मिट्टी। प्यासी मिट्टी का मतलब इस इलाके में बारिश बहुत कम होती है और बारिश कम होने की वजह से ये शुष्क मिट्टी है। तो शुष्क मिट्टी या प्यासी मिट्टी, किसका नाम है? रेतीली मृदा का या बलुई मृदा का। अब इस मृदा का निर्माण कैसे होता है? तो बलुआ पत्थर और ग्रेनाइट का जब अपरदन हो जाता है, वेदरिंग हो जाती है उसकी, तो उसकी वजह से ये मृदा बनती है। याद रहे, बलुई मिट्टी या रेतीली मिट्टी का निर्माण है वो बलुआ पत्थर या ग्रेनाइट के अपरदन से होता है और ये शुष्क मृदा या प्यासी मिट्टी के नाम से जानी जाती है। राजस्थान में इसका विस्तार अगर देखेंगे तो देखो, शुष्क मृदा है तो शुष्क प्रदेश कौन सा है? पश्चिमी शुष्क मरुस्थल प्रदेश। यहाँ पे बलुई या रेतीली मृदा देखने को मिलेगी और उनमें क्या आता है? जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और जोधपुर। तो जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और जोधपुर हैं, ये पश्चिमी राजस्थान के भौतिक प्रदेश का हिस्सा है और यहाँ पर रेतीली बलुई मृदा पाई जाती है। और इस मृदा के अंदर अगर जो पैदावार है तो वो मोटा अनाज है, मतलब जैसे बाजरा, मूंग, मोठ, गंवार, मूंगफली, चना। तो बलुई या रेतीली मृदा में सर्वाधिक जो उत्पादन होने वाली फसल है वो बाजरा है और बाजरा के अलावा मूंग, मोठ, गंवार, मूंगफली, चना, मतलब मोटा अनाज यहाँ पर आपको उत्पादन की दृष्टि से देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं इसकी विशेषता क्या होती है। तो देखिए, इस मिट्टी के कण मोटे होते हैं, इसलिए जल का जो रिसाव है वो अधिक हो। देखो, मोटा कण होने की वजह से अब दो मोटे कण आएंगे तो इनके बीच में केशिकत्व, एक नली जैसी संरचना आपको देखने को मिलेगी। तो पानी यहाँ क्या हो जाएगा? नीचे चला जाएगा। मोटे मोटे कण अगर मृदा के मिलेंगे तो मोटे कणों वाली मृदा अगर ऐसे जॉइंट बनाती है तो इसमें जो छिद्र हैं वो खुले रह जाते हैं इनके जॉइंट के, और यहाँ पे एक नलिका जैसी बन जाती है, उसमें रिसाव होकर पानी नीचे चला जाए। तो मोटे कण होने की वजह से इसमें जल का रिसाव अधिक होता है, इस कारण बार बार सिंचाई की आवश्यकता होती है और इसी वजह से इसे प्यासी मिट्टी भी कहा जाता है। अब बात करते हैं इस मृदा के अंदर तत्वों की बात करें तो कैल्शियम सर्वाधिक पाया जाता है। याद रखने वाली बात, क्या पाया जाता है? कैल्शियम सर्वाधिक पाया जाता है। तो बलुई मिट्टी या रेतीली मिट्टी के अंदर कैल्शियम की मात्रा सर्वाधिक मिलती है और राजस्थान में बलुई मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार है। राजस्थान में बलुई मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार है। बात समझ में यहां तक? दूसरे नंबर पे बात करें तो भूरी रेतीली मिट्टी। रेतीली मिट्टी या बलुई मिट्टी पहले पढ़ा, अब दूसरा क्या पढ़ते हैं? रेतीली मिट्टी तो है लेकिन कैसी हो? भूरी हो। तो इसका निर्माण है वो बलुआ पत्थर से होता है और स्पेशली कहां देखने को मिलती है? लूनी बेसिन में देखने को मिलेगी। और राजस्थान में इसका विस्तार देखें तो जालोर, पाली, नागौर, अजमेर, सीकर और साथ में झुंझुनू। भूरी रेतीली मृदा है, ये इसके भूरे रंग का होने का कारण है फॉस्फेट। तो इस मृदा में सर्वाधिक क्या पाया जाता है? फॉस्फेट सर्वाधिक देखने को मिलेगा। तो रेतीली मृदा के अंदर अगर फॉस्फेट की मात्रा है तो भूरी रेतीली मृदा हो जाती है। या ये सवाल ऐसे पूछा जाए कि भूरी रेतीली मृदा में किस तत्व की अधिकता पाई जाती है? तो फॉस्फेट की पाई जाती है और रेतीली मृदा में कैल्शियम की पाई जाती है। आगे बात करें लवणीय मृदा के बारे में।
तो लवणीय मृदा का सबसे पहले उपनाम याद रखें, इसको रेह या कल्लर बोलते हैं। इसका निर्माण कैसे होता है? तो अधिक सिंचाई वाले क्षेत्र में, मतलब जहां पर सिंचाई ज्यादा होती है, भूमि में लवणीयता केशिकत्व प्रक्रिया के द्वारा ऊपर आ जाती है, जिससे सफेद परत का निर्माण होता है और इसे ही लवणीय मिट्टी कहा जाता है। कहने का मतलब क्या हुआ, समझिए। ये जमीन है, ये जमीन का कोई भूखंड है। इस भूखंड पे क्या हो कि ज्यादा पानी हो जाए, पानी की सिंचाई ज्यादा होती रहे, तो इसमें केशिकत्व प्रक्रिया हो जाती है। केशिकत्व का मतलब क्या होता है कि एक नलिका बन जाती है और इस नलिका में आंतरिक प्रेशर की वजह से जो अंदर का लवणीय पदार्थ है वो धरातल के ऊपर आ जाता है और धरातल पे आके वो फैल जाता है और एक सफेद पट्टी बन का निर्माण कर देता है। यहाँ की मृदा फिर कैसी हो जाती है, लवणीय मृदा हो जाती है। इसका विस्तार मुख्यतः बाड़मेर, जालोर, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर में देखने को मिलता है। तो हनुमानगढ़, गंगानगर और बीकानेर में बहुतायत से देखने को मिलता है। उत्पादन इस पे होता है अनार और गन्ना। अब बात करते हैं जलोढ़ मृदा। तो देखो, जलोढ़ मृदा का निर्माण है वो नदी के बहाव क्षेत्र में ज्यादा होगा। इसका उपनाम क्या है, कछारी मिट्टी, दोमट मिट्टी या डेल्टाई मिट्टी। इसका निर्माण कहां से होता है, तो नदियों के द्वारा जमा किए गए सेडिमेंट, मतलब अवसादों के द्वारा होता है। मिट्टी जब अपने साथ कंकर, पत्थर, वनस्पति ये सब लाती है बहाकर और एक स्थान पे जमा कर देती है, तो आप जानते हो जब नदियों का बहाव होता है तो बहुत सारे पोषक तत्व उनके साथ आते हैं और वो पोषक तत्व है वो मिट्टी की उर्वरा क्षमता को बढ़ा देते हैं। इसलिए ये मिट्टी है, ये कैसी है, उपजाऊ मिट्टी होती है। तो नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों से जिस मिट्टी का निर्माण होता है उसे जलोढ़ मिट्टी कहते हैं और उसी का नाम कच्छारी मिट्टी है। उसे दोमट मिट्टी कहते हैं और उसी को डेल्टाई मिट्टी कहते हैं। राजस्थान में अगर देखें तो नदियां सर्वाधिक कौन से इलाके में, तो आप कहेंगे अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर और जयपुर, दौसा। इन इलाकों के अंदर जो मिट्टी पाई जाती है वो जलोढ़ मिट्टी देखने को। और जलोढ़ मिट्टी की उत्पादक क्षमता सर्वाधिक होने की वजह से यहाँ गेहूं, सरसों, राई, जो बाजरा, तो स्पेशली गेहूं और सरसों, इनका उत्पादन सर्वाधिक होता है। तो आप देखेंगे सवाई माधोपुर, धौलपुर, दौसा, इन इलाकों में सरसों बहुत ज्यादा बोई जाती है। गेहूं का उत्पादन भी अच्छा होता है। जैसे गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन देखें तो गंगानगर वाले इलाके में भी देखने को मिलेगा, लेकिन वो नहर की वजह से, मिट्टी के कारण। जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ होती है, याद रखना। सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है, जलोढ़ मिट्टी है। और उपजाऊपन का एक कारण और भी है कि इसमें सर्वाधिक पोटास पाया जाता है। क्या पाया जाता है, पोटास आपको सर्वाधिक देखने को मिलेगा। तो जलोढ़ मिट्टी में कौन सा रासायनिक तत्व देखने को मिलेगा जो उपजाऊपन बढ़ाता है इसका, वो है पोटास। अब बात करते हैं लाल चिकनी मिट्टी या रेड लोमी। देखो, लाल चिकनी मिट्टी का निर्माण कब होता है, आप सोचिए। पर्वतीय इलाकों के अंदर जो मेटामॉर्फिक चट्टाने हैं, जो कायांतरित चट्टाने हैं, उनका अगर वेदरिंग हो, उनका अपर्दन हो, तो उससे जो मिट्टी बनेगी वो लाल चीका मिट्टी बनेगी। और लाल कलर उसका जो रीजन है वो है उसमें फेरस पाया जाएगा, लोहा पाया देखने को मिलेगा, उसके ऑक्साइड देखने को मिलेगा। तो लाल चीका मिट्टी या रेड लोमे मिट्टी है, इसका निर्माण है वो मेटामॉर्फिक रॉक्स के वेदरिंग की वजह से होता है, कायांतरित चट्टानों के अपर्दन की वजह से। राजस्थान में ये बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और दक्षिणी उदयपुर में देखने को मिलता है। और यहाँ पर मक्का की फसल सर्वाधिक की जा सकती है, मक्का, चावल और गन्ना। तो आप याद रखना, मक्का सर्वाधिक यहाँ पे। और लाल चिका मिट्टी की जो लाल रंग है इसका कारण क्या है, लोहा ऑक्साइड या फेरस ऑक्साइड। आप देखिए। अब आता है काली मिट्टी। देखो, काली मिट्टी आप समझने से पहले ये जानो कि काली मिट्टी का निर्माण है वो बेसाल्टिक चट्टानों से होता है। मतलब ज्वालामुखी के उद्गार से जो लावा निकलता है बेसाल्टिक फॉर्म में, और वो लावा जब चट्टानों का रूप ले लेता है उसे बेसाल्टिक चट्टाने कहते हैं। और उन चट्टानों का अपर्दन से जो मिट्टी बनती है वो काली मिट्टी। इसके उपनाम है कपासी मिट्टी, ज्वालामुखी मिट्टी, रेगूर मिट्टी और सौतह जुताई वाली मिट्टी। तो इसका निर्माण कैसे होता है, मैंने कहा बेसाल्टिक चट्टानों के अपर्दन से होता है। अब राजस्थान में
बेसाल्टिक चट्टानें हैं वो कहाँ पर हैं? तो वो हाड़ौती के पठार में देखने को, हाड़ौती क्षेत्र जैसे कोटा, बूंदी, बारा, झाल, यहाँ पर आपको काली मिट्टी देखने को मिलेगी। और काली मिट्टी में सर्वाधिक उत्पादन होता है कपास। इसके अलावा मसाले और सोयाबीन भी देखने को मिलेगी। काली मिट्टी को चरनोजम मिट्टी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चरनोजम मिट्टी भी कहा जाता है। इसे इस मिट्टी के अंदर क्ले की मात्रा सर्वाधिक देखने को मिलेगी। क्ले की मात्रा सर्वाधिक देखने को, याद रहेगा आपको। इस मिट्टी की जो जल धारण क्षमता है वो सर्वाधिक होती है। याद रखना, कौन सी मिट्टी है वो जल का सर्वाधिक अवशोषण कर सकती है, धारण कर सकती, अवशोषण नहीं, धारण कर सकती है, मतलब अपने अंदर उसको समाहित कर लेगी। तो वो है, याद रखना, काली मिट्टी। इस कारण एक बार सिंचाई के बाद लंबे समय तक सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती। बात समझ में आई? और जो मोटे दाने वाली मिट्टी है, रेतीली मिट्टी है, उसमें केशिकत्व की वजह से पानी नीचे चला जाएगा और इस वजह से यहाँ पर बार बार सिंचाई की आवश्यकता होगी, वो शुष्क मृदा है। लेकिन काली मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता सर्वाधिक होती है, इसलिए इसमें बार बार सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं होती। अब काली मिट्टी और लाल मिट्टी को बनाकर लाल काली मिट्टी भी बनती है, जिसका विस्तार आप प्रतापगढ़, झालावाड़, चित्तौड़ और भीलवाड़ा में देखोगे। तो ये भी पहाड़ी क्षेत्र है, उन्हीं में आपको देखने को मिलेगा। ये भी मक्का, कपास और अफीम के लिए होता है। और लाल पीली मिट्टी की बात करें तो लाल पीली मिट्टी का जो निर्माण है वो जल योजन के कारण लोहा युक्त चट्टानों के अपरदन से होता है। कहने का मतलब समझिए, जैसे मान लीजिए ये एक चट्टान है जिसमें लोहा ऑक्साइड या फेरस ऑक्साइड की एलिमेंट ज्यादा है और इस चट्टान के अंदर पानी आ गया, दरारी चट्टान होने की वजह से इसमें पानी चला गया। इस पानी ने इसका अपरदन कर दिया। अपरदन कैसे किया कि पानी लोहा के साथ जब मिलेगा तो उसके ऑक्साइड बनाएगा और उसको फुला देगा और उसका अपरदन कर देगा छोटे छोटे पार्ट्स में, मतलब जंग टाइप का कुछ लगकर उसको मिट्टी में तब्दील कर देगा। तो जल योजन का मतलब जल के मिल जाने से लोहा युक्त चट्टानों का क्या होता है, वेदरिंग हो जाती है, अपरदन हो जाता है और उससे जो मिट्टी बनती है वो लाल पीली मिट्टी का निर्माण होता है। और ये उदयपुर, चित्तौड़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर में आपको देखने को मिले। अब बात आती है मृदाओं की समस्या को लेकर। देखिए, मृदा की समस्या बात करें तो इरोजन है, अपरदन है, इसके अलावा इसकी लवणीयता है, इसकी सेम की समस्या है और मृदा का अवकर्षण है, डिग्रेशन है। ठीक है। अब बात करते हैं सबसे पहले इरोजन की, इसके अपरदन की बात। देखिए, क्या होता है अपरदन, पहले ये समझे इरोजन होता क्या है। मिट्टी के कटाव, अगर मिट्टी का कटाव हो रहा है तो उसको क्या कहते हैं, अपरदन। तो मिट्टी का कटाव क्या है, अपरदन है। इसे ही मिट्टी की रेंगती मौत कहते हैं या किसान की मृत्यु कहा जाता है। तो मिट्टी का कटाव होना मतलब एक स्थान की मिट्टी लगातार कट कट कर उड़कर दूर जा रही है, तो मिट्टी के कटाव की वजह से क्या होता है, मरुस्थल का निर्माण होता है। याद रखना, मिट्टी के कटाव को क्या कहते हैं, मिट्टी का अपरदन कहते हैं और इसे ही रेंगती हुई मौत कहते हैं और इसी को किसान की मृत्यु भी कहा जाता है। अब अपरदन के अगर प्रकार को देखें तो परतदार अपरदन होता है, चादरी अपरदन होता है और अवनालिका अपरदन होता है। ये तीनों पॉइंट याद रखना, परतदार अपरदन, चादरी अपरदन और अवनालिका अपरदन। परतदार अपरदन है वो हवा के द्वारा होता है। कैसे होता है जरा समझिए। ये मिट्टी का एक टीला है और हवा चली, यहां से हवा चल के आई, तो हवा इसके एक भाग को ऊपर वाली परत को क्या करेगी, उड़ाकर दूसरी जगह ट्रांसफर कर, हवा इसकी एक परत को उड़ाकर ऊपर वाली परत को उड़ा देगी और किसी दूसरे स्थान पर ले जाके इसको डाल देगी। तो आपने क्या देखा कि मिट्टी की परत का ऊपरी हिस्सा या ऊपरी परत है वो हवा के द्वारा उड़ाकर दूसरे स्थान पर ले जाया गया, तो यहां से काट दिया, यहां डाल दिया। तो परतदार अपरदन है वो हवा के द्वारा होता है और परतदार अपरदन सर्वाधिक आप देखेंगे तो पश्चिमी राजस्थान में देखने को। अब आता है चादरी अपरदन। अब चादरी अपरदन क्या होता है, आप देखें कि एक चट्टान है, चट्टान पर पानी का अगर कटाव होगा तो एक चादर के जैसे एक भाग को ये मिट्टी काट, ये जो मिट्टी है यहाँ की कटकर पानी के द्वारा चला जाए। अगर पानी ऊपर की तरफ से आ रहा है
तो यहाँ एक नालिका बन जाएगी ऐसे, इसको ये काट के ले जाएगा। तो वर्षा जल के द्वारा चादरी अप्रदन होता है और राजस्थान में सर्वाधिक चादरी अप्रदन राजसमंद और सिरोही में देखने को मिले। याद रखना, परतदार अपर्दन मतलब हवा के द्वारा मिट्टी का अपर्दन पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक देखने को मिलेगा, और चादरी अपर्दन मतलब वर्षा जल के द्वारा मिट्टी का अपर्दन आपको राजसमंद और सिरोही में देखने को मिलेगा। अब बात आती है अवनाली का अपर्दन। तो अवनाली का अपर्दन नदियों के द्वारा, जो नदियों का जल है उसके द्वारा होता है, और ये सर्वाधिक चंबल नदी बेसिन में आपको अवनाली का अपर्दन देखने को। तो राजस्थान में किस प्रकार का अपर्दन सर्वाधिक होता है? तो राजस्थान में सर्वाधिक अपर्दन हवा द्वारा या पवन द्वारा अपर्दन होता है, और जिसको हम क्या बोलते हैं? परतदार अपर्दन होता है। चादरी अपर्दन वर्षा के द्वारा होता है, वर्षा जल द्वारा होता है, और राजस्थान में सर्वाधिक राजसमंद या सिरोही में देखने को मिलेगा। और अवनाली का अपर्दन है वो नदी जल के द्वारा होता है, और चंबल बेसिन में सर्वाधिक अवनाली का अपर्दन होता है। मोटे माटी बात ये करें कि अपर्दन क्या है, अपर्दन के प्रकार क्या है, और राजस्थान में उनका क्या प्रभाव है, यह आपने देखा। अब बात होती है कि अपर्दन के मुख्य कारण क्या है, कॉज क्या है। एक तो है वृक्षों का अतिदोहन। वृक्षों की कटाई होगी तो देखिए, अगर कोई वृक्ष आप देखते हैं तो इसकी जड़ें जमीन में होती हैं, और ये जड़ें हैं अपने साथ उस इलाके की मिट्टी को बांध कर रखती। लेकिन जब वृक्ष को आप काटोगे तो इसकी जड़ें उखाड़ दोगे तो यहाँ की मिट्टी वो ढीले कणों में बदल जाएगी, और हवा द्वारा पानी द्वारा इसका अपर्दन होगा। तो वृक्षों का अति दोहन भी मृदा अपर्दन का एक कारण है। अत्यधिक पशुचारण, ये भी मृदा अपर्दन का कारण है। कैसे समझे? दो तरह से समझे। पशुचारण से दो चीजें होती हैं। एक तो जो घास वगैरह छोटी वनस्पति वगैरह होती हैं वो मिट्टी को जकड़ के रखती है। जब पशु इसको चरता है तो ये जड़ सहित इसको उखाड़ने की कोशिश करेगा, तो यहां से मिट्टी के कण ढीले पड़ जाएंगे। एक तो ये। दूसरा, इनके टापू द्वारा या इनके नुकीले जो नाखून है इनके द्वारा भी मिट्टी का कटाव होता है, और वो छोटे छोटे कणों में इसको तब्दील कर देते हैं, तो मिट्टी यहाँ से ढीली हो जाती है और उसका अपर्दन होना आसानी से। दूसरा, कृषि भूमि की अधिक जुताई। अगर आप बार बार उसकी जुताई करोगे, बार बार की जुताई करोगे, पाटा फेरा करोगे, जुताई करोगे, तो ये कण छोटे छोटे कणों में तब्दील हो जाते हैं। तो कृषि भूमि की अत्यधिक जुताई की वजह से भी अपर्दन। और अपर्दन का अगर उपाय करना है, अत्यधिक वृक्ष लगाओ और खेतों की मेड़बंदी करो। कि आपका खेत है उसके चारों ओर मोटी दीवार बना दो, मेड़बंदी कर दो। इससे क्या होगा? यहाँ की मिट्टी, खेत की मिट्टी खेत में ही रहेगी। बात समझ में आई? एक तो ये। दूसरा क्या है? वृक्षारोपण। अगली समस्या की बात करें तो लवणीयता। देखो, लवणीयता का कारण क्या है? वो है केशिकत्व। और केशिकत्व के बारे में मैंने क्या बताया कि पृथ्वी के धरातल के अंदर जो लवणीयता बढ़ाने वाले पदार्थ हैं वो एक परखनली या एक सिद्धांत, जिसे हम केशिकत्व का सिद्धांत कहते हैं, कि नीचे की प्रेशर की वजह से नीचे की वस्तु हैं वो एक नली के द्वारा ऊपर आ जाती हैं और फैल जाती हैं। ये केशिकत्व कहलाता है। जैसे आपने स्पंज देखा होगा, अरे कॉटन का लो, उसको पानी में ऐसे चुप करके ऐसे प्रेशर करके रखते हो और फिर उसको फैला देते हो तो पानी अपने अंदर समाहित कर लेता है। केशिकत्व का सिद्धांत। तो अत्यधिक सिंचाई के कारण केशिकत्व की प्रक्रिया द्वारा लवणीय भूमि ऊपरी सतह पर आकर जम जाती है, और जिसको लवणीयता, रेह या कलर कहा जाता है। कलर कहा जाता है। अब लवणीयता अधिक हो गई तो इसके उपाय क्या है? एक तो स्पंदन, और एक है अत्यधिक जिप्सम वाले फर्टिलाइजर का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, खादों का इस्तेमाल किया। अब बात करते हैं सेम की समस्या। सेम का मतलब होता है कि जमीन के अंदर ज्यादा मॉइस्चर आ जाए, ज्यादा नमी आ जाए, तो अत्यधिक नमी वाली जमीन, या यूं कहें दलदली जमीन, किसी को जमीन का दलदला हो जाना, या अत्यधिक नमी, अत्यधिक मॉइस्चर होना, अत्यधिक मॉइस्ट हो जाना, यही क्या है? सेम की समस्या है। और राजस्थान में सेम की समस्या है वो हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर में देखने को मिली। और हनुमानगढ़ का एक इलाका है बड़ोपल, बड़ोपल है, वहां पे सर्वाधिक आपको सेम की समस्या थी। अब सेम की समस्या से बचने के लिए यूकेलिप्टस, जो ऑस्ट्रेलियन एक पेड़ है जिसे हम यहाँ सफेदा बोलते हैं, उसका सरकार के द्वारा रोपण किया जा रहा है। एक तो ये है। अब यूकेलिप्टस क्या करता है कि केशिकत्व को रोकता है, और जो लवणीय चीज है, जो खारापन है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, नमी को सोख लेता है।
तो सफेदा का वृक्ष लगाया, यूकेलिप्टस के वृक्षारोपण किया जाना चाहिए। साथ में अब देखो होता क्या है कि पानी ज्यादा नहीं जाए, तो इसके लिए फव्वारा या बूंद बूंद सिंचाई का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। अब आती है क्षारीयता। क्षारीयता का मतलब है कि मिट्टी की पीएच अगर 8 से अधिक हो जाती है तो वो मिट्टी क्षारीय मिट्टी कहलाती है। अब इसका उपाय क्या है? तो मिट्टी की क्षारीयता, मिट्टी की पीएच को बैलेंस करने के लिए गंवार, ढेंच की फसलों को बुआई कर उन्हें मिट्टी में मिला देना और जिप्सम और रॉक फॉस्फेट खाद का उपयोग। ये पॉइंट याद रखना। गंवार की फसल बुआई करें, जिप्सम या रॉक फॉस्फेट है वो फर्टिलाइजर के तौर पे इस्तेमाल। अगली समस्या है वो है मृदा अवकर्षण। ये क्या होता है? तो ये क्या है समझिए कि भौतिक, रासायनिक और जैविक क्षमता का ह्रास होना। मृदा का मृदा की भौतिक अवस्था मतलब उसके आकार, उसकी संरचना। रासायनिक मतलब उसके तत्वों का। और जो बायो क्या बोलते हैं, जैविक, जैविक का मतलब है उसके ह्यूमस का। अगर ह्रास हो जाता है तो वो मृदा का अवकर्षण कहलाता है। और मृदा के अवकर्षण से बचने का जो उपाय है वो है कि जैविक उर्वरकों का अधिक से अधिक इस्तेमाल किया जाना चाहिए, जिससे अच्छा ह्यूमस बन पाए। ये आपने देखा राजस्थान में मृदा को लेकर किस तरह के स्टेटमेंट, किस तरह के प्रॉपर्टी, किस तरह के कथन आपको स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी नोट्स में देखने को मिलते हैं। मैंने समझाने की पूरी कोशिश की। उम्मीद करता हूँ सेशन पसंद आया हो। अगले सेशन में हम बात करेंगे वनस्पति के बारे में, वेजिटेशन के बारे में, जिसमें हम वन नीति के बारे में बात करेंगे, वन गणना के बारे में बात करेंगे, वनों के वर्गीकरण के बारे में बात करेंगे, प्रमुख वन संपदा और वानिकी कार्यक्रम के बारे में बात करेंगे, पर्यावरण से संबंधित जो पुरस्कार हैं, अधिनियम और दिवस हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। अगले सेशन में हम पढ़ेंगे वनस्पति। आज के लिए इतना ही है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।